नमस्कार, स्वागत। दोनों अग्नि तत्व के ग्रह हैं और इन्हीं से जो है हमारा पूरा साल जो है वो मुतासर होने वाला है। तो मांगलिक कार्यों के लिए आप तैयार हो जाइए। देखिए, विस्तारीकरण का ये साल है। इस साल की शुरुआत जो है गुरु और मंगल के वक्री होने से शुरू हो रही है। और जब भी ऐसे दो बड़े ग्रह वक्री होते हैं तो उनका जो फल होता है वो बहुत प्रबल होकर हमको वो मिलता ज़रूर है। साल की शुरुआत जो है आर्थिक रूप से सुदृढ़ होती हुई मुझे दिखती है कि वो काफ़ी मजबूत स्थिति साल के पहले 3 महीनों में जो है वो बनी रहेगी। खास तौर पे जब मार्च के महीने में बस आपको अंत में जो है अप्रैल में थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, जब 6 बड़े ग्रह जो हैं मीन राशि में जाएंगे। पिछले बीते साल 2024 में आपके काम अटके रह गए, अब वो समय आएगा कि वो स्थिति हट जाएगी, वो स्थिति खत्म होगी और नई स्थिति की शुरुआत होगी। एक नए दौर का आगाज होगा 2025 में। जुलाई और अगस्त के महीने में जब मंगल और केतु की जो युति है वो सिंह राशि में हो रही होगी, तो बहुत सी राशियां ऐसी होंगी जिनको अपनी वाणी पर संयम रखना होगा। तो बहुत सी राशियां ऐसी होंगी जिनको बहुत धन का लाभ भी हो सकता है, लेकिन कई लोगों को चोट चपेट आदि से बचने की भी ज़रूरत रहेगी। ये साल आध्यात्म का भी साल है, क्योंकि शनि जो है वो मीन राशि में गोचर करेंगे। 4 बड़े ग्रह गोचर कर रहे हैं। राहु केतु अपना राशि परिवर्तन करेंगे, गुरु और शनि अपना राशि परिवर्तन करेंगे।
है उसके शनि पैरों में आ जाएगा, यानी पैरों में उसके जो है शनि की जो है 7.5 होगी। और जिसकी जो है क्या नाम से मीन राशि है उसके मेन हृदय में यानी पेट में जो है शनि का 7.5 चलेगा। अब इसमें ढैया की बात आती है तो अभी 29 मार्च तक आपकी जो ढैया है वो चल रही है कर्क और जो है वृश्चिक में, और 29 मार्च के बाद ये ढैया जो है सिंह और धनु में आ जाएगी। अर्थात जो कर्क राशि वाले हैं, वृश्चिक राशि वाले हैं, वो ढैया से मुक्त हो जाएंगे, और जो सिंह राशि वाले हैं और जो धनु राशि वाले हैं उनके ढैया आ जाएगी। तो वृष राशि सर्वोत्तम रहेगी और तुला राशि सर्वोत्तम रहेगी, उसके साथ साथ मकर राशि सर्वोत्तम रहेगी। ये जो राशियां हैं इनकी स्थिति जो है बहुत ही विशिष्ट और बहुत ही अच्छी साल रहेगी। और इस साल एक चीज़ और मैं बोलना चाहूँगा कि 4 ग्रहण पड़ेंगे, जिसमें से 2 ग्रहण दृश्य हैं, यानी 2 सूर्य ग्रहण हैं, 2 चंद्र ग्रहण हैं। तो जिसमें से चंद्र ग्रहण दृश्य है और सूर्य ग्रहण दृश्य नहीं, ऐसा रहेगा इस साल। तो देखिए, ग्रहों की चाल का बहुत फर्क हमारे जीवन में पड़ता है और 2025 किस तरह से हमारे जीवन में परिवर्तन लाने जा रहा है, क्या शनि राहु केतु की अगर स्थिति मैं आपको बता दूं तो शनि के नक्षत्र गोचर से शुरू करते हैं। वैसे तो 29 मार्च को शनि जो है मीन राशि में गोचर करेंगे, यानी कि राशि परिवर्तन जो इस साल का सबसे बड़ा परिवर्तन होने वाला है वो शनि का होने वाला है, क्योंकि शनि जो है एक राशि में 2.5 साल तक रहते हैं। तो कहते हैं कि धीमे धीमे फल देते हैं, स्थायित्व के साथ फल देते हैं और ऐसा फल देते हैं जो कभी मुड़ के पलटता नहीं है। तो इच्छाओं की पूर्ति का भी साल होता है। लेकिन मीन राशि में जो ध्यान रखने वाली बात होती है वो होती है कि नुकसान ना हो। लंबे समय के लिए अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे आपने प्रॉपर्टी, साल की शुरुआत में जो है प्रॉपर्टी लेने के योग बनते हैं। शनि का जो नक्षत्र गोचर है, देखें 28 अप्रैल को शनि जो है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में जाएंगे और 3 अक्टूबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र को फिर से वक्री होके छुएंगे। तो ये बात गोचर की जो है ध्यान रखने वाली है। सबसे बड़ी बात इसमें ये भी आपको ध्यान देने वाली होती है कि देखें राहु और केतु की जब हमने बात करी तो 18 मई को जो है ये अपना राशि परिवर्तन करने वाले हैं। तो पूरा कॉम्बिनेशन अगर हम देखें 5, 11, 12 का जो हमारे पास कॉम्बिनेशन बन के आता है, कहीं ना कहीं आपको आर्थिक लाभ, विदेश से आर्थिक लाभ या भाई से आर्थिक लाभ, इस तरह की मार्केटिंग, इंटरनेट के बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं, कहीं
कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में आप एयरवेज, रेलवेज, ट्रांसपोर्टेशन के बिजनेस से जुड़े हैं तो वहाँ आपको फ़ायदा हो सकता है। आपको जो एहतियात बरतनी होगी वो देखें 2 महीने की है बीच में, जून 14 से लेकर अगस्त 13, तारीख नोट कर लीजिए, क्योंकि जून 14 को जो है गुरु अपना नक्षत्र बदलेंगे, अर्द्रा नक्षत्र में आएंगे जो कि राहु का नक्षत्र है। 2 महीने वहाँ पर रहेंगे 13 अगस्त तक। सब भाइयों से विवाद, अब भाई से विवाद इस तरह से भी हो सकता है कि मुंह से आपको कोई कुछ ना कहे लेकिन मन में किसी के बात रह जाए, तो वो आपको भांपना होगा। स्थिति में कहीं भी भ्रमित ना रहें, निराश ना हो, खुलकर बात करें और अपने कागजों को, कानूनी कार्रवाइयों को, प्रक्रिया को जो है एकदम पुख्ता कर लें, उसको सत्यापित कर ले, जांच पड़ताल करके ही आप कहीं भी इन्वेस्ट करें, क्योंकि ये साल जो है प्रॉपर्टी बेचने के लिहाज से भी जो है बहुत अच्छा साल है और साल की शुरुआत में खरीदने के लिहाज से भी जो है ये बहुत अच्छा साल है। तो देखिए शनि और राहु केतु की स्थिति हमारे जीवन में कैसे रहने वाली है, 2025 में हमारे साथ क्या खास होने वाला है, कैसे हम जीवन में प्रगति करेंगे, तमाम ऐसे आपके सवाल हैं। तो जीवन में प्रगति में सभी 9 ग्रहों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन गुरु की कृपा की अगर बात करें पंडित जी, क्योंकि आपने बृहस्पति ग्रह की बात कर रहे थे तो उसका तो कहना ही क्या है। अब मैं आप दोनों से ही ये जानना चाहूंगी कि इस साल क्या रहेगी बृहस्पति की स्थिति और किन राशि के जातकों के लिए ये गुरु जो ग्रह है वो शुभदायी रहने वाला है। पंडित जी आप ही बताइए। जी देखिए, बृहस्पति ग्रह का जब आपने नाम लिया तो ये सिरमौर है। बृहस्पति ग्रह को कहा जाए तो नवग्रहों का सिरमौर है, क्योंकि यह देवाधि देवताओं का भी गुरु है। ठीक, और बृहस्पति ग्रह इतना सौम्य है, जिस ग्रह का जो है स्वभाव ही साधु स्वभाव है, वो कभी भी किसी भी पोजीशन में अरिष्टता तो प्रदान करता ही नहीं है। क्योंकि साधु के पास यदि आप जाएं तो कोई गलती भी हम कर दें, किसी प्रकार का हमसे कोई त्रुटि भी हो जाती है, तो भी साधु में सदैव क्षमा करने की जो है क्षमता होती है, उसमें कोई कभी आवेश और क्रोध की स्थिति तो होती नहीं। उसी प्रकार बृहस्पति ग्रह की स्थिति है। तो इस साल देखिए बृहस्पति ग्रह 12 वर्ष के बाद अपनी उच्च राशि को स्पर्श कर रहा है, कर्क तो कर्क को जो स्पर्श कर रहा है, तो देखिए बहुत बड़ा ही इस साल जो है महाकुंभ प्रयाग में लगने वाला है जी। वहाँ जो व्यक्ति इस साल जाएंगे, स्नान आदि करेंगे, वहाँ पे जो दान पुण्य करेंगे, उससे उनकी आत्मा, उनका मन मस्तिष्क बड़ा ही पवित्र होगा। और जब मन मस्तिष्क पवित्र होगा, उनकी आत्माएं पवित्र होंगी, तो निश्चित रूप से व्यक्ति के अंदर अच्छे संस्कार पलेंगे और वह अच्छी सोच और अच्छे जो है अपने जीवन में निर्णय लेगा। बृहस्पति ग्रह जिनकी कर्क राशि है या जिनके भी कुंडली में बृहस्पति उच्च का आ रहा है उसकी राशि के हिसाब से, तो निश्चित रूप से वह जो है कंस्ट्रक्शन के फील्ड में, यदि उसकी शादी नहीं हो रही तो सुनिश्चित रूप से शादी होगी। जिस बच्ची के कुंडली में बृहस्पति की अरिष्टता होगी, उसकी शादी में विलंबता होगी, या उसका दाम्पत्य जीवन खराब होगा, या उसका जो है किसी भी तरह से जो है मैरिड लाइफ अच्छी नहीं जाएगी। तो बृहस्पति ग्रह की कृपा इस साल उन व्यक्तियों को बड़ी अपार प्राप्त होगी जिनकी राशि कर्क है। कर्क में बृहस्पति उच्च का होगा और वह सब कुछ बहुत विशिष्ट प्रदान करेगा। उसके साथ साथ यहीं पे बात जो आपने कही अन्य ग्रहों की, तो मैं बता दूं कि इस साल की जो शुरुआत है, यानी राजा इस साल आपका सूर्य है और मंत्री भी सूर्य ही है, दोनों वही है। और सूर्य के विषय में कहते क्या है, तनुस्थो रविस्तुंग यष्टिम विधत्ते मनः शंत कुब्दार दाया दबरगात। अर्थात जो सूर्य होता है वह एक नायक और राजा को बलिष्ठ करता है। तो इस साल सत्ता में परिवर्तन होंगे, उलटफेर होंगे, काफ़ी चीज़ें होंगी, लेकिन नायक को बलिष्ठ करेगा। कहने का तात्पर्य कि जो हमारे देश का नायक है, जो सरकार को जो पूरे देश को चला रहा है, उसमें एक विशेष जो है सूर्य की कृपा होगी और वह अग्रिम पोजीशन पे जो है अपने नाम को ख्याति करेगा, अपने आप की वो फेमसता विशिष्ट करेगा। बिल्कुल। तो देखिए गुरु की कृपा के बारे में हम जान रहे हैं हमारे खास मेहमानों से, और दीजिए आपका रुख कर लेते हैं। गुरु की कृपा आपके नज़रिए से क्या कुछ कह रही है? देखिए गुरु की कृपा इस तरह से मुझे होती हुई दिखती है कि 2024 में यूं तो वो संचित धन की राशि से गोचर कर रहे थे और साल की शुरुआत में वक्री होकर वहीं रहेंगे, लेकिन बहुत लोगों का धन जो है अधिक, उनका व्यय ज़्यादा बढ़ गया, कहीं ना कहीं धन का जो खर्चा है वो बहुत ज़्यादा हुआ। लेकिन अब वो समय लग रहा है, मार्च तक का समय, जो मुझे लगता है अगर आप इसका उपयोग कर पाएँ बेहतरीन ढंग से तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। देखें इस साल सबसे पहले तो गुरु की स्थिति समझ लेते हैं कि 14 मई को वो मिथुन राशि में गोचर करेंगे, 18 अक्टूबर को वो कर्क राशि में जाएंगे और उसके बाद वापस मिथुन में आएंगे दिसंबर 5 को। तो देखिए 3 राशियों का जो है कहीं ना कहीं 2 राशियों का आपको बहुत गहरा
प्रभाव है, और 3 राशियों का पूरे साल में है, क्योंकि साल की शुरुआत में वो वृषभ राशि में है, फिर वो मिथुन में जा रहे हैं, फिर मिथुन पूरा कवर करके वो कर्क भी छू ले रहे हैं और वापस आके फिर से मिथुन में जो है गोचर करेंगे। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि मिथुन राशि के मद्देनजर अगर मैं देखूं तो ये विस्तारीकरण का साल है। अगर आप बिजनेस एक्सपेंशन की सोच रहे थे, परमानेंट कुछ ऐसा एक्सपैंड करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए ये साल बहुत अच्छा हो सकता है। भाइयों से आपके संबंध अच्छे हो सकते हैं। स्थानांतरण यानी कि चेंज ऑफ प्लेस के बहुत प्रबल योग हैं। कई लोगों का ट्रांसफ़र नहीं हो रहा था तो वो उनको मई जो है आते आते वो उनके लिए हो सकता है, नौकरी में बदलाव आ सकते हैं कई लोगों के लिए। तो ये स्थितियां जो हैं कुल मिला के जो हैं शुभ हैं, लेकिन फिर भी आपको जो ध्यान देने की ज़रूरत रहेगी, मैं कहना चाहूँगी कि मार्च का एक ऐसा समय होगा कि आप अपने कागजी कार्यवाही जो है एकदम पुख्ता रखें, उस पर ध्यान दें। उसके अलावा जुलाई अगस्त का एक ऐसा महीना है जहाँ पर आपको किसी भी वाद विवाद से बचना होगा। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर लड़कर जो है कुछ सिचुएशन जो है वो छोड़ दें। उसके अलावा इस बार अगर मैं देखूं, गुरु जो वक्री होने वाले हैं वो 11 नवंबर को यानी कि साल के अंत में दोबारा वो जो हैं वक्री होंगे और फिर 2026 में जाके जो हैं वो फिर से मार्गी होंगे। तो बहुत ही प्रबल ग्रह संयोग है। और 8वें भाव में भी अगर साल के अंत में देखूं तो मंगल वहाँ पे गोचर कर रहे होंगे। तो मंगल और गुरु की जो स्थिति बनती हुई है वो कहीं आपको इस तरह से आपकी जो सिचुएशन है वो खत्म करती है कि जो नई सिचुएशन बनेगी उसमें आपको आर्थिक लाभ है, बशर्ते ये कि आप अपने गुस्से पे काबू रखें, अपनी सेहत का ख्याल रहें। इस साल जो है आप लोगों के लिए जिमिंग करना, एथलेटिक्स या किसी भी तरह के स्पोर्ट्स या व्यायाम या योग की क्रिया से जुड़ना जो है आपको वाकई में बहुत लाभान्वित करेगा। अध्यात्म से भी जुड़ा हुआ ये साल है क्योंकि धनु राशि को जो है उन पे सप्तम दृष्टि होगी। तो जब गुरु की सप्तम दृष्टि जिस भाव पे पड़ती है वो भी जो है प्रबल एक्टिवेट हो जाता है जिस। तो देखिए, गुरु की कृपा के बारे में हम जान रहे हैं और कहा जाता है कि गुरु की कृपा अगर एक बार किसी पर हो जाए तो वाकई उसकी जिंदगी में हार आ जाती है, उसका जिंदगी सफल हो जाती है। तो शुभदायी यहाँ पर बताया है किस तरह से रहने वाला है। लेकिन अमूमन अगर इन दिनों हम देखें तो शादी विवाह में विलंब भी एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। तो मेरे आप जो खास मेहमान हैं, आप दोनों से ही मेरा सबसे पहले यही सवाल रहेगा कि विवाह में जो विलंब हम देखते हैं उसके पीछे के कारण क्या माने जाते हैं, और गुरु की कृपा की हम बात कर ही रहे हैं तो उस लिहाज से किसके घर, किस राशि के जो जातक हैं उनके घर शहनाई बजती नजर आएगी। शादी में जो विलंब होता है वो लड़कियों की कुंडली और लड़कों की कुंडली में जो है अलग अलग उसकी वजह होती है। ग्रह कुल मिला के वही बनते हैं जो है शनि और गुरु। अगर किसी महिला या किसी लड़की के, कन्या की जो कुंडली में है गुरु वीक है, जिसे कहते हैं कि उतने अच्छे फल नहीं दे रहा है, फेवरेबल नहीं है, तो उनकी शादी देर से हो सकती है। माता पिता का सपोर्ट नहीं होता है, उतना अच्छा आपको हस्बैंड नहीं मिलता। और शनि अगर बहुत ज़्यादा प्रबल है तो बहुत देर से शादी होती है। विलंब का कारण अगर मैं कहूँ कि कोई ग्रह होता है जो सबसे ज़्यादा विलंब करवाता है वो शनि ही होता है कि वो आपके शादी से जुड़े, विवाह से जुड़े हुए जो भाव हैं कुंडली में वहाँ जाके बैठ जाता है या उस पर सप्तम दृष्टि देता है। इस तरह के आपके लिए निराशाएं और अड़चने उत्पन्न करता है। लेकिन इसका मतलब ज़रूरी ये नहीं है कि शादी हो ना, क्योंकि विलंब यानी जैसे हमने कहा कि सेकेंड हाफ ऑफ लाइफ में कई लोग जैसे 30 या 40 के बाद भी जो है शादी करते हैं। इस तरह से जो है ग्रहों का योग बनता है। और गुरु अगर आपका बलवान है, खास तौर पे लड़कियों की कुंडली में गुरु और लड़कों की कुंडली में है शुक्र बलवान है तो उनको अच्छी कन्या मिल जाती है। और लड़की की कुंडली में अगर गुरु बलवान है तो उसको एक अच्छे स्थायित्व परिवार में जो है जहाँ पे स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होती है, वहाँ पे उसका विवाह होता है। तो इस तरह के जो है ग्रह प्रभाव डालते हैं। पंडित जी, आपका ज्योतिष क्या कुछ कह रहा है संदर्भ? ऐसा है कि जो खरबंदा जी ने कहा बिल्कुल सही कहा कि गुरु की अहम भूमिका होती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि गुरु, सूर्य और चंद्रमा, शनि की तो भूमिका होती है। शनि के विषय में इन्होंने बहुत बढ़िया कहा। और नोट कर लेंगे, शनि जिसके सप्तम हाउस में बैठता है वह कितनों भी अपनी कोशिश कर ले 30 साल से पहले शादी नहीं होती है। और यदि शनि की दृष्टि भी है तो भी 30 साल लगा देता है। और शनि यदि नीच का है, कुछ खराब स्थिति में बैठा है तो दाम्पत्य जीवन खराब कर देता है या उसकी शादी 33, 36, 42 इस तरह से होती है। और लड़की को शुरू से यानी शादी से पहले ही सदैव बृहस्पतिवार का व्रत और भगवान विष्णु और बृहस्पति देव का पूजन करना चाहिए। और लड़के को अनन्य भाव से जो है सूर्य नारायण की उपासना और सूर्य नारायण का जो है ध्यान और सूर्य नारायण को अर्घ्य देना चाहिए, तो शादी में अड़चन नहीं आएगी।
तो बिल्कुल देखिए, अगर आपकी भी शादी में विलम्ब हो रहा है तो आपको पंडित जी ने बताया है कि वो मंत्र का आप जाप कर लीजिए, तो शायद जो बाधा आ रही है वो इस साल आपकी दूर हो जाएगी। गुरु की कृपा तो हम जान ही रहे हैं, लेकिन दोनों ज्योतिष आचार्यों से अब मैं ये भी जानना चाहूंगी कि साल का ये महामंत्र और अचूक महाउपाय जिसको करने से 2025 जातकों के लिए अच्छा रहने वाला है। श्रुति जी, आपसे 2025 के लिए सबसे पहला उपाय है ध्यान का उपाय, क्योंकि शनि मीन राशि आध्यात्म की राशि में गोचर करेंगे, तो ध्यान ज़रूर करें, मेडिटेशन करें। तो सेहत से जुड़े मैं बताना चाहूँगी कि अगर आपको लग रहा है कि आपको चोट, एक्सीडेंट, इस तरह की चीज़ें, बुखार बार बार हो रहा है, तो आप हनुमान जी की पूजा ज़रूर करें हर मंगलवार को, और उनको सिंदूर का जो है वो ज़रूर चढ़ाएँ, उन पर अर्पित करें। उसके अलावा अगर शनि से आपके काम रुकते हुए या नुकसान होता हुआ अगर आपको नजर आए, तो हर शनिवार को आप जो है शिव उपासना भी करें, और पीपल के पेड़ पर जो है सरसों के तेल का दिया, एक दीपक शाम के समय जो है ज़रूर जलाएं। ये 2 उपाय अगर इस तरह की समस्याओं से जूझ रहे हो सिर्फ तभी करें। तो हमेशा अपना ध्यान और धारणा इसको पकड़ कर रखें। अगर 2025 में आप ये कर सकेंगे तो ये साल आपके लिए सफलताएं बहुत सारी लेकर आ रहा है। तो देखिए, जीवन को सफल बनाना है तो एक अचूक महा उपाय आपको बताया है, लेकिन ये वही लोग करें या वही जातक करें जिनके जीवन में कोई समस्या है। पंडित जी, मैं आपका रुख करना चाहूँगी, महामंत्र आप बताइए और महा अचूक उपाय की अगर बात करें तो वो क्या कुछ रहने वाले हैं जिससे जीवन सफल। जरूर, मैंने सबसे ज़्यादा बात की है राशियों की, आपके जो है शनि महाराज के ऊपर। तो मैं कहना चाहूँगा कि जिनकी कुंडली में जो है, जिनकी राशि, जिनकी मतलब जो है जन्म कुंडली में और जिनकी राशि में शनि की 7.5 है, ढैया है, उनके लिए सबसे पहले उपाय बता देता हूँ। आप सीधे जो है जुड़ें किसके साथ, अपने साक्षात जो दिखते हैं माता पिता के साथ। अपनी माता पिता की सेवा अनन्य भाव से करें। दूसरा मैं कहूँगा कि इस साल का राजा जो है वह सूर्य है, मंत्री सूर्य है, और सूर्य शनि का संबंध सभी जानते हैं कि पिता पुत्र का है। तो भगवान सूर्य नारायण को अर्घ देना ना भूलें। तांबे के पात्र में गुलाब का फूल डाल के, गंगा जल डाल के और गुड़ डाल करके भगवान सूर्य नारायण को मंत्र दें। और मंत्र है ओम एहि सूर्य सहस्रंसो तेजो रास जगतपते अनुकंपय माम भक्त्या ग्रहणार्घ्यम दिवाकरा। यह मंत्र नहीं आता है तो गायत्री मंत्र से दे दें। गायत्री मंत्र भी नहीं यदि आता है तो ओम घृं घृणि सूर्याय नमः इस मंत्र से दे दें। कलौ चंडी विनायको, कलयुग में जो सबसे ज्यादा फलीभूत होती है पूजा, चंडी माने भगवती दुर्गा, विनायक माने गजानन गणेश कलयुग में। तो भगवती का और गणेश का छोटा सा मंत्र है। भगवती का मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, यदि ना हो सके ये तो ओम दुर्गाई नमः। और गजानन गणेश का मंत्र बहुत ही छोटा है, ओम गं गणपतये नमः। और इस तरह से आप करें, निश्चित रूप से 2025 आपका बहुत अच्छा जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो देखिए, महामंत्र और अचूक महा उपाय आपको पता चल गया है, बस आप अपने जीवन में इसको अपनाइए और इस बार 2025 के नए साल को अपने लिए खास बनाइए और अपने जीवन को सफल करिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए और दर्शकों को जीवन का मंत्र बताने के लिए। तो आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। सभी के लिए नया साल 2025 शुभ हो, कल्याणकारी हो, मंगलकारी हो। नमस्कार।